वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे दूसरे गेस्ट ने हम ज्वाइन कर लिया है हमें। हमारे साथ मौजूद हैं शुजात मुबारक, सीनियर तज़कियाकार, और साथ ही हमें ज्वाइन किया है साबिक जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ख्वाजा नवीस साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आप कैसे हैं? रिटायर्ड। मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी शुजात साहब, आप मेरे प्रोग्राम में आए। जैसे कि आपको पता है अभी फ्राइडे को बजट अनाउंस होने वाला है। अल्लाह ताला बेहतर करें। हम बात कर लेते हैं बजट के हवाले से थोड़ी बहुत। गुज़श्ता बजट और अब आइंदा आने वाला जो बजट होगा, इसमें क्या फ़र्क हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के बजट के वो क्या है कि हिसाब उम्र का एक ही गोशवारा है, पता नहीं 4 दिन निकाल दें तो फिर सब खसारा है। वी एफ 6000 कुछ सौ की हमारी टोटल बजट की आउटले है, जिसमें से 3200 तो कर्जे में निकल जाते हैं। सही। फिर कुछ बाकी आपके ज़ाहिर के डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं, कुछ 1200 बिलियन के, और कुछ 600-700 या 1200 अरब समझ लें कि वो आपका PSTP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाता है। तो बजट का एक आप ये समझ लें कि मेजर कंपोनेंट तो आपका कर्जा जात देने में गुजर जाता है, और कलेक्शन जो होती है हमारी वो तकरीबन 4500-4200 बिलियन की हो रही होती है। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि क्या निचोड़ना और क्या सुखाना और क्या डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स करना। सो यही बजट आगे आ रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो जो अभी बजट की जो शेडो बजट सामने आ रहे हैं, मोर और लेस हमारी आउटलेज वही हैं, बल्कि गवर्नमेंट ने क्योंकि ज़्यादा कर्जा लिया था तो अब कर्जे की मद में जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा देना होगा। तो मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ गवर्नमेंट को नहीं वो गवर्नमेंट पब्लिक को दे पाएगी, और हमें बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए। एक चीज़ जो अभी सुनने में आ रही है वो ये कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में कुछ इजाफा करेंगे, क्योंकि पिछले साल भी गवर्नमेंट ने इजाफा नहीं किया था, बिलखसूस जो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं। ज़ाहिर है कि पिछले साल भी इजाफा नहीं हुआ, उससे पहले भी बहुत खातिर खा उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ। तो उम्मीद की जा रही है कि इस साल थोड़ा सा उनकी सैलरीज में इजाफा आएगा, लेकिन पब्लिक को कोई बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन पब्लिक तो बहुत खुश है कि देखते हैं जुम्मे को क्या होने वाला है, क्या अनाउंसमेंट होने वाली है बजट के हवाले से। देखें, मैं पहले बता दूं, हर बजट में हम यही कहते हैं कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इनकम जितनी होगी आप वही पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं। तो हमारे जो गवर्नमेंट ने पिछले साल भी हमने बार बार ये कहा था कि बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हैं, तकरीबन 4900 बिलियन के जो टारगेट्स थे वो गवर्नमेंट ने सेट किए थे, वो बड़ी मुश्किल से 4000 समथिंग कि वो अचीव कर पाए। उसके बाद शब्बर जैदी साहब का सारा सिलसिला चला, उन्होंने रिज़ाइन किया, फिर नए कोई FPR के चेयरपर्सन आ गई। तो खैर ये कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ की तवक्को रखना मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी होगी। सही, मतलब अभी जैसे सूरत हाल है उसको वैसे लेके चलते रहें, ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं। ठीक है ख्वाजा साहब, आवाम को बजट से क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, बजट तो बनाना एक ज़रूरी होता है, आवाम बेचारी को तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप 70 साल के बजट देख लें पाकिस्तान के, तो हर बजट के नीचे आखिरी जुमला ये होता है कि इसका बोझ गरीब आवाम पर नहीं पड़ेगा। हर बजट में आप 70 साल के अखबार निकाल लें और जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें एक ही जुमला आपको कॉमन मिलेगा कि इसका बोझ गरीब आवाम पर नहीं पड़ेगा। और क्राइम की जो खबर होती है उसकी आखिरी लाइन होती है पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। सही। बस, तो ये मैंने अखबार वालों के लिए भी आसानी कर दी है, कि कल जब वो बजट छापेंगे तो आखिरी जुमला यही डालेंगे कि इसका वजन गरीब आवाम पर नहीं पड़ेगा, बोझ गरीब आवाम पर नहीं पड़ेगा। और जो क्राइम रिपोर्टर है उनको खैर आता है, मैं तो उनका मेरा चोली दामन का साथ है। सही। तो चूँकि मैं भी क्रिमिनल साइड पे बहुत प्रैक्टिस की है, तो वो भी यही लिखते हैं कि पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। तो यही है। बाकी जो खुशियाँ लोग मना रहे हैं, मैं तो नहीं देखा किसी को खुशी मनाते हुए। आजकल तो लोग रो ही रहे हैं। बाकी वो शौकत तरीन साहब को लेकर आए हैं कि शायद कोई मतलब लोग जैसे ना हकीम बदलते रहते हैं, तो इन्होंने भी 3-4 वज़ीर ख़जाना बदल लिए हैं, और इसी तरह FBR के भी 4-5 चेयरमैन बदल लिए हैं। तो देख लें, अब वो जब मरीज़ बिल्कुल उसमें होता है नज़ा की हालत में, तो लोग और तो कोई बस चलता नहीं है, वो डॉक्टर बदलते हैं, हकीम बदलते हैं, फिर आखिर में टोटकों पे आ जाते हैं। अब ये जो बजट है ना, ये अब डॉक्टर और हकीम से बाहर निकल गया है, अब ये टोटकों पे है। वो जैसे कहते हैं अदरक वाली चाय पी लो, फिर उसके अंदर दालचीनी भी डाल लो, तो उससे फिर कोविड खुद ही भाग जाएगा। पता चलता है कि बंदा ऑक्सीजन पे लग के वेंटिलेटर पे जाता है और डब्बे में वापस आता है। बिल्कुल सही। तो अब अल्लाह ताला रहम करे, मेरी तो दुआ है, मुल्क हमारा है, हमें और जाने की कोई जगह भी नहीं है, और कोई में एक्सेप्ट भी कोई नहीं करेगा हमारी कौम को। बिल्कुल। तो अब इधर ही मरना जीना है,
लेकिन अल्लाह करे कि इन लोगों को बजट बनाना आ जाए। देखिए इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है। कल पता नहीं सुन रहा था किसी में कि 500 पता नहीं 30 रुपए किलो तो मुर्गी हो गई है। तो मैं कहता हूँ मुर्गी ना वही मोर हो गया। 600 पहुंच चुकी है, जबकि गवर्नमेंट 600 हो गई है। बताइए देखिए ये हाँ कल तक 301 ये 302 ये ऐसे बढ़ रही है जैसे स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर नहीं बढ़ते सट्टे के कि अभी 3 रुपए 40 पैसे है, फिर 5 मिनट बाद 3 रुपए 60 पैसे है, फिर कहते हैं आज 5 रुपए हो गया है। लेकिन कमिश्नर कराची को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन वो बोलते बिल्कुल ओके। कौन? कमिश्नर कराची। कमिश्नर कराची बेचारे तो वही कहेंगे ना जो उनको कहा जाता है कि मतलब देखे ना, अगर वो भी कहना शुरू कर दे और हमारे साथ रोने लग जाए वो इसी तरह। आप कवाली सुनती है ना? हाँ, अब कवाली में कितने लोगों को हाल पड़ जाता है। कभी आपने देखा है कवाल को हाल पड़ा हो? आज तक नहीं पड़ा। इसी तरह कमिश्नर कराची को मुर्गी सही दाम ही नजर आएगी, इसलिए कि वो कवाल है, हाल बेचारे लोगों को पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे खुशखबरी की बात यह है FBI ने 4000 अरब की वसूली कर ली है, टैक्स की वसूली। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। पहली बार रकम छोड़ दिया है, बिल्कुल पहली दफा मतलब रकम कायम कर दी उन्होंने, तारीख कायम कर दी। अच्छी बात है, हम उनको मुबारक देते हैं। इससे अवाम को क्या फायदा हो सकता है? किससे नहीं, जितना देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि कलेक्शन जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से, क्योंकि हमने जो डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने कर्जे इतने ज़्यादा लिए हुए हैं कि हर साल उन कर्ज़ों की तो किस्त देनी है। अब वो सारे पैसे तो किस्तों में निकल जाते हैं, उसके बाद जो बचते हैं वो तनख्वाहों में निकल जाते हैं। अब तनख्वाहों के बाद पैसा बचता है डेवलपमेंट के लिए। अब वो जो डेवलपमेंट वाला है उसमें डेवलपमेंट भी होनी है और सियासतदानों की जेब में भी जाना है, तो वो जेब में ज़्यादा जाता है, डेवलपमेंट में कम जाता है। वो सड़क इस तरह से बनती है कि उसके गिर्द ड्रम खड़े करके उनमें रस्सी बांध दी जाती है और पूरी सड़क पे एक एक गदा गाड़ी रोड़ी की डाल दी जाती है। वो 1 साल पड़ी रहती है और वो कागज़ों में सड़क बन जाती है। अच्छा, उस सड़क में अगर आप कभी जाएं तो देखेंगे बीच बीच में 5 मील के बाद एक बिल्कुल तारकोल का एक टुकड़ा बना होता है कारपेट की तरह, उसके साथ भी रस्सी बंधी होती है, उस पर कोई चढ़ नहीं सकता। सिर्फ वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो जिस इंजीनियर ने वो उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट देनी है कि आला सड़क बन गई है, उसकी वहाँ वीडियो बनती है, वो वहाँ से नमूना लेता है, फिर वो पास कर देता है कि हाँ, उसके बाद ही बिल पास हो जाता है फौरन। इसमें मैं आपको ये तरकीबें मुझसे सीखती रहा। 4000 अरब का बता दूं कि गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो 4800-900 अरब का था, और जब ये टारगेट ने सेट किया तो सब लोगों ने कहा कि ये बहुत ही अनरियलिस्टिक टारगेट है। 4000 पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें एकदम से इतना जंप नहीं लिया जा सकता। आप तकरीबन 1000 अरब का टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं। और फिर शब्बर ज़ैदी साहब को लेके आए, बिजनेसमैन को बहुत ही निचोड़ा गया। कुछ बिजनेसमैन तो ये कहते हैं हमारे साथ ज्यादती भी की गई, और फिर जाके ये 4000 अरब लोगों ने कारोबार ही बंद कर दिया। टारगेट यार बंद कर दो कारोबार। सारे आपके जो टेक्सटाइल वाले हैं वो बांग्लादेश चले गए। आज जो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट ज्यादा दिखा रहे हैं वो हमारे लोग हैं, लेकिन वो वहाँ से जाके कर रहे हैं एक्सपोर्ट कि यहाँ रिश्वत का रेट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे मतलब बहुत तकलीफें हैं, FBR बहुत पीछे है और 15 महकमे आ जाते हैं। ये तो अच्छी चीज़ है ना जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये तो मतलब उनका हक है ना। मुझे कहा कि सर मिल बंद कर दें तो नफा है, मिल चलाएं तो बड़ा नुकसान है। इसमें सर सुबह से शाम तक दोबारा से ये वही गलती 15 महकमे आते हैं। वो कह रहा था कि मैं अपनी मिल में अपने उस पे बाहर से ताला लगा के अंदर बैठता हूँ। बोला थोड़ी देर बाद कोई वेट एंड मेयर्स वाला आ जाता है, कोई कहता है कि वो जो लूमें एक दूसरे के नज़दीक लगी हैं इसमें आवाज़ ज़्यादा आ रही है, कान फट जाएंगे उनके, तो आपने ये लूमें पूरी हटाएं, आपके 100 चलान हो गए, आपके 60 चलान हो गए। ऐसे ऐसे कानून बनाए हुए हैं और उसमें कमाने के ऐसे ऐसे जरिए हैं। एक दुकानदार के पास कमाने से अवाम को क्या फायदा है, मुल्क को क्या फायदा हो रहा है? सवाल तो मेरा ये सारी चीज़ ठीक है। उसने कहा नहीं, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर तुम्हारी दुकान में नहीं। ख्वाजा साहब, इसमें जो मैं असल में जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि गवर्नमेंट दोबारा से यही गलती करने जा रही है। जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि बिजनेसमैन डर रहे हैं, इस साल फिर बड़े ओवर एम्बिशियस टारगेट्स उन्होंने बजट के सेट किए हैं और फिर से बिजनेसमैन वो अंदर से आप 2 ताले लगा के बैठेंगे, क्योंकि ये जो आपको हम सबको पता है अहद किया है कि ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी आपकी जो टैक्स कलेक्शन वाले लोग हैं वो नहीं सुधरने वाले। शब्बर ज़ैदी साहब के इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है कि किसने उनको हटवाया या क्यों वो हटे, सबको पता है। तो जब तक ये टैक्स कलेक्शन मशीनरी या गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी, जैसे कमिश्नर साहब का कहा, मिर्जा साहब ख्वाजा साहब सही कह रहे हैं कि उनको तो सब अच्छा ही नज़र आना है। इस वक्त गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज से ज़्यादा रेगुलेटरी फेलियर है।
आप ये देखेंगे जो आपकी कार्टलाइजेशन हुई है या जो प्राइसेस या जो मुनाफाखोरी हो रही है, ये रेगुलेटरी फेलियर है। आपकी चीनी की प्रोडक्शन तो आपकी डिमांड के मुताबिक है, आपकी सीमेंट की प्रोडक्शन भी है, आपके मुल्क में सब्जियां भी हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जो मुनाफाखोर हैं उनको होर्डिंग करके उनसे प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर पा रही, चाहे कमिश्नर हो चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो। आम लोगों को तो दिहाड़ियाँ लग रही। ख्वाजा साहब ये देखें ना, पुलिस वाले जो हैं उनके तो मज़े आ गए हैं, जो अभी लॉकडाउन वो तो बहुत ही खुश बोलते पूरा साल होना चाहिए। वो कहते हैं सारा साल रख दो लॉकडाउन, बिल्कुल सही है। एक नया चलान करने का हो गया, कर्जा उतार सकती है, ये लॉकडाउन से इतना पैसा कमा रहे हैं। बातों में कंफ्यूज करके अभी मैं एक चले आजकल ना उनको रिलीफ मिल गई है। वो जिनको पकड़ के ले आते ना कि 6 गोली चरस 2 गोली चरस, तो उनके लिए अब इनके पास फुर्सत नहीं है क्योंकि आमदनी काफी हो गई है, वरना वो जब और कुछ नहीं होता तो फिर उनको पकड़ लाते हैं। ये कर्जा उतार सकते, इतनी आमदनी हो गई है पुलिस की, अगर आप इनको 2 साल और लॉकडाउन करें तो मुल्क का आधा कर्जा तो ये उतार सकते हैं। एक एसएचओ, उसके पास नए मॉडल की गाड़ी, अपना जाती घर कहाँ से आ जाता है? 4 बच्चे होते हैं, वो बीकन हाउस सिटी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं जहाँ 18-20 हज़ार रुपए फीसें हैं जी। और वो बच्चों को नई गाड़ी ड्राइवर के साथ छोड़ने जाती है। लाइव कॉलर हमारे साथ है और ये नैब को नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से बात कर रहा हूँ बेटा। जी जी कहिए। मसला ये है कि हम इलाका है हमारा आरामबाग बंस रोड, ठीक है, वहाँ सारे टैक्स दे रहे हैं लेकिन पानी अभी तक नहीं आता है। वो तो डिफेंस में भी नहीं आता, हम टैक्स दे दे के मर गए हैं। पूरे कराची में पानी नहीं है। नहीं वो तो अभी नहीं बात है, 15-15 दिन पानी नहीं आता, भी पानी नहीं आता, टैक्स पूरा भर रहे हैं फिर भी पानी नहीं आ रहा। सही, बिल्कुल। हम इसके जी 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 मैं खुद गया था कल उनके दफ्तर, उन्होंने कहा पहले 17 दिन बाद छोड़ते थे, कई दफा फिर 14 दिन बाद, अब पता नहीं 10 दिन छोड़ा करेंगे, और अब छोड़ते हैं पता ही नहीं चलता। वो चांद की तरह निकलता है वो पानी के कब छोड़ा था। जी आपने कोई कंप्लेन की, आप लोगों ने कोई राब्ता किया किसी किस्म का डिपार्टमेंट से? सब किया सर, मैडम लेटर भी भेजे हैं, सब कुछ किया है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब आप रिवायते हलाल कमेटी की तरफ पानी हम लोग एक रिवायते पानी कमेटी बनाए जो बताए कि किस दिन पानी छोड़ा है उन्होंने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपके सवाल को हम जरूर उठाते हैं अपने प्रोग्राम में, इसके ऊपर बात करते हैं। पानी छूटा है जी, जिस तरह से पता देखिए बनाए सारे लोग मिलके, बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा साहब तौर पे चेक करें कि ये पानी क्यों नहीं देते, कहाँ बेचते हैं, और पूरी डिफेंस में टैंकर हर गली में खड़ा होता है। इनसे पूछो अल्लाह के बंदों कि ये उनको पानी तो सर वो खुद भी तो डिफेंस में रहते हैं, ये डिफेंस वाले वो तो सारे मिल जाते हैं सर, वो जो रफाब इख्तियार होते हैं वो डिफेंस में रहे या लालू खेत में रहे, उनकी ईद होती है। लेकिन अवाम का क्या होगा? अवाम बेचारी पिस रही है, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। जिस तरह से बोले हम टैक्स भी पे करते हैं, हम सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अवाम को मतलब जो बुनियादी सहूलियात है उन्हीं से उनको महरूम रखा हुआ है। कितना जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। जल्दी से जी आप इसका हल बताएं। तो हल तो यही है, आवाम को निकलना चाहिए, अपने नुमाइंदों को पकड़ना चाहिए और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। मतलब बोल बोल के तो थक ही चुके हैं। निकले बेचारे, कभी वो अल्लाह बैग कहते हुए निकलते हैं, धड़ंग होली में गए फिर हफ्ते बाद बैग बंद हो जाता है। आप क्या कहेंगे शुजात साहब इस बारे में? लेकिन देखिए फिर वो बैग हो जाते हैं ये क्योंकि या रसूल अल्लाह लब बैग, फिर वापस हो जाते हैं। तो देखिए अवाम की जिम्मेदारियां कम से कम ये तो मतलब ये सही है कि अवाम को कुछ ना कुछ तो करना है। देखें हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 9.5% है, ये 10% है। अवाम की भी कुछ जिम्मेदारियां, जाहिर है कि हम सारी चीज़ें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सारी चीजें कोरोना पे डाल दी हैं, अवाम ने सारी चीजें गवर्नमेंट पे डाल दी हैं, तो अल्टीमेटली सारी चीजें कोविड पे आ गई हैं। कोरोना नमूदार हो जाते और दिन में गायब हो जाते कोरोना। ये भी कुछ अजीब। एक और लाइव कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? यहिया तो कोरोना भी गुगली मार रहा है। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? यहिया कराची से बात कर रहा हूँ, बड़ा रेगुलर कॉलर रहा हूँ आपके शो का। जी 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 थैंक यू। देखिए ख्वाजा नवीस साहब जहाँ बैठते हैं ना वहाँ तो रौनक लग जाती है। ये बात है। वो मसाइल भी तो अच्छा, ये मुझे इत्तेफाक से गुरुबंदर की चाट खाते हुए मिल गए थे, मैं मुझे तो ये तो मैं तो इनका वैसे ही फैन हूँ। अच्छा देखिए बात पता है क्या, अफसोस पता है क्या होता है मेरी बहन, बात ये है कि कराची तो हर दफा लुटा है। यानी आपने इस दफा तो जिनको वोट दिए वो तो बिला तासुब पीटीआई वालों को वोट दिए, वहां से सदर बन गए, वहां से वजीर आजम बन गए, वहां से पोर्ट एंड शिपिंग के वजीर बन गए, गवर्नर बन गए।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची वालों को कुछ नहीं मिला, उन सबको प्रोटोकॉल मिला। वो तो इख्तियार की जंग की बात करते हैं ना, तो सिंध गवर्नमेंट का पूरा प्रोटोकॉल तो वो ले रहे हैं, पब्लिक के लिए कुछ नहीं है, पब्लिक के लिए एक चीज भी नहीं है। और सवाल ये है कि देखें, ख्वाजा साहब से मेरा खास तौर पे ये सवाल है, ख्वाजा साहब मसला ये है कि ठीक है ये कोरोना की एसओपीज हैं, अब मसला ये है कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं और जो लोग अपने जिनको जो भुगत रहे हैं इस कोरोना के चक्कर में, जो पुलिस उनसे भत्ते वसूल कर रही है, तो इनकी कोई जुरिस्डिक्शन है कि भाई ह्यूमन राइट्स की भी कोई बात होती है कि या सारे ह्यूमन राइट्स को ओवरकम करके इनकी जो ऑर्डर्स कैरी करे जाएंगे या सारी ह्यूमन राइट्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात मेरी बहन ये है कि देखिए पानी का जहां तक ताल्लुक है ना, पानी तो एक माफिया है। मेरा घर बफर जोन में बिल्कुल मेरे पीछे हाइड्रेंट है, यकीन करें कि 2 कदम पे, लेकिन मेरे घर पानी नहीं आता और मुझे टैंकर मंगाना पड़ता है, अक्सर और बेशतर टैंकर मंगाना। हो ये रहा है कि जितनी पानी पूरा है, लेकिन क्या है कि वो लाइन्समैन की बदमाशी है, वो लाइन खोलते नहीं है, वो पानी जो हमारा होता है वो टैंकर माफिया के पास चला जाता है और ये साइकिल चलता रहता है। अब सवाल ये है कि भाई हम किधर जाएंगे? अगर हम दाद रसी हमारे अपने होते हुए नहीं कर रहे तो फिर कौन करेगा? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारी इतनी एजेंसियां हैं, आईबी है, आईएसआई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये एमआई है, सारे मिलकर ये ढूंढ नहीं सकते कि ये इन कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की कि हमने इनको मतलब सीट से बिठाया आता तो टैंकर वाले को कैसे मिल जाता है। ख्वाजा साहब एक ब्रेक लेते, नाज़रीन एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद हाजिर होते हमारे साथ। आप हमारे लिए कम से कम पानी चोर ढूंढ दें और ये ढूंढ वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे साथ जो अभी लाइव कॉलर थे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात की। हमने अपने नुमाइंदों को मंतखब किया, उनको ओहदों पे बिठाया और सारा प्रोटोकॉल सब चीज़ें सिर्फ उनके लिए। आवाम अभी भी जो है महंगाई में पिसी हुई है, आवाम अभी भी बूंद बूंद पानी को तरस रही है, आवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। ये आपसे सवाल ख्वाजा साहब का तो मैं क्योंकि ये जैसे कॉलर ने भी कहा और मुझे याद है कि आज से आदमी जो है सिर्फ चाट खा के गुजारा बिल्कुल बिल्कुल ये तो है क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, सस्ता वही आइटम है अभी बिल्कुल। तो आज से जब 10 साल पहले मैंने भी एक चैनल पे प्रोग्राम शुरू किया तो मैं भी बड़ा नर्वस बैठा हुआ था और मेहमान थे ख्वाजा साहब, तो मुझे याद है कि मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा। तो ये इनकी एक बड़ी खूबी भी है और माशाल्लाह बड़े हल्के अंदाज में बहुत ही अच्छी से अच्छी चीज़ें और बड़ी मानी खेज चीज़ें भी कहे जाते हैं। तो हमें इस पे भी अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि देखें पानी अगर गायब हुआ है, चले पानी से हम टैक्स की कलेक्शन की तरफ आ, जैसे 4000 अरब की गवर्नमेंट ने की है, अब 4000 में से चले 1200 अरब रुपए पीएसटीपी पे या 1000 अरब गवर्नमेंट ने लगाए। क्या आपको नज़र आता है कि 1000 अरब या 500 अरब रुपए पाकिस्तान में लगे हैं? चाहे रोड्स की हालत देख लें, चाहे ब्रिजेस की देख लें, चाहे पानी की लाइनें देख लें, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलपमेंट नज़र आती है? हालांकि इस गवर्नमेंट को हम भी शुरू में बड़े ऑप्टिमिस्ट थे कि जी ये गवर्नमेंट बहुत कुछ करेगी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट ने इसके बावजूद के टैक्स कलेक्शंस बढ़ी हैं, इसके बावजूद कि अभी आपका टिकर चल रहा है कि शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि 21 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हो गई, हालांकि वो इधर ही घूम रही है। हमारी एक्सपोर्ट पिछले 4 साल से 20, 22, 21 यही चल रहा है इसका सिलसिला। यार ये कुछ चुके तो सवाल ये है कि क्या कहाँ जा रहे हैं वो? मेरा ख्याल है कि हमें मीडिया पे बैठ के ये गवर्नमेंट से सवाल उठाना चाहिए कि ये कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, करप्शन भी नहीं हो रही, तो ये जो 1200 अरब से ही ये कहाँ पे खर्च हो रहे हैं? बहुत टीवी चैनल्स पे उनसे सवाल किए हैं। मतलब आपने बोले हम टीवी चैनल्स पे बैठ के सवाल करते हैं, तो सवाल कितने किए बाकायदा उनको टीवी चैनल्स का, उनको बाकायदा पकड़ पकड़ के रिपोर्टर्स तक ने सवाल कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी वो देखिए सवाल आप ज्यादा करेंगे तो फिर मसले भी हो जाते हैं। खैर मैं सिर्फ अवाम का सिलसिला ये है आज कॉल कर लेना आप 3 बजे आज कॉल कर ले आप सारे हमसे पूछेंगी। नहीं आज मैं भी कॉल करके देखती हूँ मेरी कॉल मिलती है नहीं मिलती। वैसे तो कहा जाता है कि फौरन डायरेक्ट वज़ीर आज़म खान साहब जो है वज़ीर आज़म साहब जो है वो कॉल रिसीव कर लेते हैं और आवाम से बाकायदा वो बातचीत करते हैं। तो लेकिन अभी तक तो मेरा खास इस तरह के मेरे सामने कोई वो नहीं आया। आवाम तो यही कह रही कि हम कॉल्स करते रहते हैं लेकिन नंबर इंगेज होता है।
तो कॉल्स जो हैं वो मखसूस लोग करते हैं, ये तो सबको पता है। अगर आप, मैं दावे से कहता हूँ कि ओपन कर दें प्राइम मिनिस्टर साहब, ओपन फॉर ऑल, और हमें डेमोग्राफिक्स दें कि कौन सी कॉल कहाँ से आ रही है, फिर पता चलेगा कि ये कौन कॉलिंग कर रहा है। ये कम से कम नंबर ही उस पर डिस्प्ले कर दें कि ये कॉलर फॉर एग्जांपल कराची से है, बफर जोन से कॉल कर रहे हैं भाई, कोई डिफेंस से, कोई हैदराबाद से, कोई लाहौर से। तो अगर मेरे ख्याल में डेमोग्राफिक रखेंगे कॉलर का फोटो भी आ जाए। तो ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए ताकि मुझे मेरी आवाज़ वापस ना आए, फिर आपको और मुझे गुफ्तगू करने में आसानी रहेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं कराची से आबिद बोल रहा हूँ। ख्वाजा साहब भी बैठे हैं, मैं प्रोग्राम में, मैंने कहा बात करूँ ज़रा भाई, ये जो बात हो रही है खराबियों की, तो ये खराबियाँ इस तरह दूर नहीं होंगी। ये दुआ कीजिए अल्लाह ताला आसमान से कोई ऐसा जालिम शख्स उतारे जिसकी आंखें अंधी हों, कान बहरे हों, और हाथों के अंदर उसके गन हो, सबको लाइन लगा के मार के चिमाड़ी में फेंक दो इन बेगैरतों को, तो शायद सीधे हो जाए, वरना इस मुल्क को सुधरने का कोई बेटा आसरा नहीं है किसी तरह से भी। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आबिद साहब आपका। हमने सुना बचपन में हमारे वो जनरल आजम खान कोई आए थे, गवर्नर थे, क्या थे वो, मार्शल लॉ में, सीधा कर दिया था सारी दुनिया को। स्मगलर सोना रोडों पे फेंक के चले गए थे, नोट करेंसी के, वो था जनरल आजम खान। इस तरह का आदमी चाहे लेकिन इस तरह होंगे, फौज में कई जनरल होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से कि अगर आप इस तरफ जाएंगे तो हमारे नुमाइंदे और हमारी आवाम सही हो सकती। इनकी सुनी है, और एक वो मलक अमीर मोहम्मद खान सुना था, गवर्नर नवाब काला बाग, उसका भी कहते हैं क्या दहशत थी। ठीक है, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से कोई हल नहीं है। अगर हम इस हल की बात करें तो आपको लगता है कि ये एक हल है? देखिए मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब तो एक लाइटर नोट पे कह रहे हैं तालीम, ये मेरी कई दफ़ा लोगों से डिस्कशन होती है, कहते हैं यार ये ऐसी भाषण है। जब तक आपकी सोसाइटी में ग्रॉस रूट लेवल पे वाकई तालीम और तरबियत, ये जो हमारा अभी सिलेबस है ना, इसकी ये सिलेबस की मैं बात नहीं कर रहा, जो वाकई ऐसा सिलेबस और ऐसा प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जो लोगों की तरबियत भी करे, तो आप अगर वो ग्रॉस रूट लेवल पे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली 10, 12, 15 साल के बाद एक ऐसी नस्ल तैयार हो जाएगी जो टैक्स भी देगी, जो कानून की पासदारी भी करेगी, और जो डेफिनेटली आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो हालांकि खान साहब ने कहा था कि 2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं, और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी कि मैं आते ही वो जो 2.5 करोड़ बच्चे, अब 2.25 करोड़ का वो फिगर हो गया, उनके लिए मैं तालीम का बंदोबस्त करूंगा और मैं उनको वो लेके आऊंगा। लेकिन वो 2.5 से 2.25 करोड़ प्रोफेसर साहब ने जो बात की, मैं 1 मिनट के लिए, इन्होंने जैसे बताया कि तरबियत ऐसी की जाए कि लोग खुद टैक्स दें, खुद जाके लाइन बनाएं। मैकडॉनल्ड पे देखें, बड़े बड़े अफसर मैंने देखे अमेरिका में, वो ट्रे हाथ पे लेके खड़े होते हैं कोका कोला की बोतल अपना बिल देने के लिए, ग्रेड 22 के अफसर। वो जैसे यहाँ कराची में उतरते हैं, उनका प्रोटोकॉल आ जाता है, वो आ जाता है, लाइनें तोड़ के उनके पासपोर्ट में ठक ठक ठप्पे लग जाते हैं, हम जैसे लोग पीछे खड़े रहते हैं। हालांकि मैं भी हाईकोर्ट का रिटायर जज हूँ, लेकिन हम कभी किसी को बताते ही नहीं हम कौन है, हम लाइन में लग जाते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद हुसैन बाबरी बात कर रहा था। जी जी। ख्वाजा साहब जो है वो तो मतलब इतने बड़े आदमी हैं कि जनाब उनको सियासत भी है, सहाफत भी है, अदालत भी है, ये इनके डीएनए में है। इनकी एक किताब की कॉलम की, वो मुझसे गुम हो गई। मैं दोबारा दे दूंगा, आईने जमा मरता मुझसे ले लीजिएगा। हाँ, सवाल ये कि कैसे मिलेगी मुझे वो? मुझसे ले ले, मेरे पास है, रखी हुई है, अभी 10-12 पड़ी हुई है। पड़ी हुई है। जी, कॉल करने के लिए शुक्रिया। हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी से बाहर कैसे आ सकती है? आप दोनों के लिए सवाल है। क्या हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी से बाहर कब निकलेगी? यार ये कोशिश बड़ी की, ये थर्ड पार्टी जो इमरान खान को ज़बरदस्ती जिताया है, इसीलिए किया था कि ये 2 पार्टियों ने म्यूजिकल चेयर बनाई हुई थी कि वो म्यूजिकल चेयर, वो गेम देखिए ना आपने कि म्यूजिक बजता है ठक, फिर एक बैठ जाता है, फिर एक खड़ा रह जाता है। तो एक दफ़ा पीपल्स पार्टी आ रही थी, एक दफ़ा वो आ रही थी, एक दफ़ा वो आ रही थी, एक दफ़ा वो आ रही थी। तो अवाम ने ये सोचा कि भाई एक थर्ड पार्टी खड़ी की जाए। थर्ड पार्टी की बड़ी मदद की, इस्टेब्लिशमेंट ने की, हमने की, और उनको सीटें वीटें ला के सब दे दी, मगर वो अब अपना संभाल ही नहीं पा रहे हैं। तो करें क्या, मतलब ना, क्योंकि अब जहाँ अब ये 11 बाई इलेक्शन हुए हैं, ये सारे ही हार गए हैं। तो अब अगर इस तरह से जनरल इलेक्शन, मियां नवाज शरीफ क्यों फैल रहा है, वो बार बार कहता है जनरल इलेक्शन कराओ। वो समझता है कि अगर इस वक्त जनरल इलेक्शन हुए तो वो शेख मुजीब की तरह स्वीप कर जाएगा, इसलिए वो अपने भाई को भी वज़ीर आज़म नहीं बनने दे रहा।
ठीक है शुजात साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए शॉर्ट आंसर करिएगा क्योंकि फिर ब्रेक की तरफ हुकूमत फिर मसलियत का शिकार है जी। अगर गवर्नमेंट ये डिलीवर कर जाती, ये जो कि अभी तक नहीं किया और अभी कोशिश वो कर रहे हैं डिलीवर करने की, पता नहीं क्या होगा, तो अगर वो डिलीवर कर जाते तो इस पैराडॉक्स से हम बाहर निकल आते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों की ये बदकिस्मती रही है कि कोई भी जो अल्टरनेटिव आता है वो डिलीवर नहीं कर पाता और हम उसी म्यूजिकल चेयर का हिस्सा बन जाते हैं। आप गवर्नमेंट के सेटअप को देख लें, टेक्नोक्रेट्स हूँ, ब्यूरोक्रेट्स हूँ, सियासतदान हूँ, मिनिस्टर्स हूँ, आप वो ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल वाली बात है। दैट्स इट। सही, थैंक यू सो मच शुजात साहब आपका, ख्वाजा साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपने हमें इनवाइट किया, थैंक यू सो मच, हमारे साथ रहिएगा। हमें तो हंसी मजाक ही करना होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया था, एक और मेहमान के साथ ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है हुनैत लखानी, चेयरमैन है इकरा यूनिवर्सिटी के। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक बार फिर से तालीम जो है मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान जो है तालीम के मामले अगर हम बात करें तो बहुत पीछे जा चुका है। मतलब इसी तरह से सब कुछ चलता रहेगा या फिर इसमें कुछ चेंजिंग्स आएंगे? जैसे इमरान खान साहब कहते हैं तब्दीली आएगी, तो क्या वाकई कोई तब्दीली आ गई ये, या फिर हम लोगों को इसी तरह से जीना पड़ेगा? देखें, आपका सवाल जो है वो इतना आसानी से इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक तो तालीम को जो नुकसान इस कोविड के दिनों में आए, एक तो वो बात है। दूसरा, ओवरऑल तालीम में हमारा क्या हाल है वो भी समझने की ज़रूरत है। आपकी 50% आबादी जो है वो यंग लोगों की है। सो 12-15 करोड़ यंग बच्चे हैं और 50% में से 50% जो हैं वो स्कूल नहीं जाते, तो 6-7 करोड़ तो वैसे ही तालीम में नहीं है। बाकी जो 50% स्कूल में जाते हैं उनमें भी 1/3 मदरसे में, 1/3 प्राइवेट स्कूल्स में और 1/3 पब्लिक स्कूल्स में। ठीक है। तो पब्लिक स्कूल्स में तो वैसे ही पढ़ाई नहीं होती, आपको पता है पीले स्कूलों का क्या हाल है। बिल्कुल। तो वो भी 1/3 निकाल दें आप। मदरसे के बच्चे जो हैं वो बेशक वहाँ पे तालीम होती है, पढ़ाई होती है, लेकिन वो एक दुनियावी तालीम वैसी नहीं है कि वो इस मुल्क को आगे लेके चल सके इस ग्लोबल विलेज में। तो 1/3 बच्चा आपका पढ़ता है सिर्फ उस 50% का, तो क्या परसेंटेज रह गई है टोटल की? तो टोटल का अगर 15-20% बच्चा अगर पढ़ता है, वो भी कोविड की वजह से अब पढ़ नहीं सक रहा, इम्तहान नहीं दे सक रहा, तो मुल्क को नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है इससे। और सिर्फ हमारे मुल्क को नहीं, पूरी दुनिया को हुआ है। लेकिन दुनिया ने बहुत जल्दी ऑनलाइन एजुकेशन को अडॉप्ट कर लिया और उनको पता था, क्योंकि देखिए वायरस जो है ये तो रहना है, ये 1-2 साल की बात नहीं है। अब तो ये वायरोम जो है ये स्टार्ट हुए हैं इंसानों में आना, और ये दौर जो है ये अब चलता रहेगा। ये वायरस म्यूटेट होता रहेगा, वैक्सीन के बावजूद भी म्यूटेट होता रहेगा, फिर दोबारा वैक्सीन लगानी होगी, फिर दोबारा वैक्सीन लगानी होगी। सो एक कंटिन्यूसली इसकी मैनेजमेंट करनी है। अब जब हमें पता है कि वायरस है, बीमारी रहनी है, तो हमें एक परमानेंट जो सोल्यूशन है ऑनलाइन एजुकेशन का, वो पूरी तरह अडॉप्ट करना चाहिए था, जो अभी तक उसमें रेजिस्टेंस देखी जा रही है। अक्सर यूनिवर्सिटी के बच्चों ने अडॉप्ट कर लिया है, जैसे मेरे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो तो 100% दे आर ऑनलाइन, दे आर कंफर्टेबल। वो अब इतना अच्छा हो गया है कि वो अब ऑन ग्राउंड, ऑन क्लासरूम आना नहीं चाहते। अच्छा। बहुत सारे बच्चे जो हैं, कन्वीनियंस है ना इसमें। दूसरा, वो बच्चे हैं जो छोटे बच्चे हैं जिनके लिए डिफ़िकल्ट है स्क्रीन के आगे बैठना। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि बच्चा जो है वैसे ही स्क्रीन के आगे बैठने का शौकीन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि 1 साल के बच्चे को भी अगर आप फ़ोन दे दें तो वो रोना बंद कर देता है और खेलना शुरू हो जाता है। सो अगर इसके अंदर गेमिफिकेशन ले आए तो ये बहुत आसान है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा सके, और ये ब्लेंडेड एजुकेशन जिसमें ऑनलाइन ऑन ग्राउंड का मिक्सचर जो है, यही फ्यूचर है। जितना जल्दी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, अपने आप को इसके अंदर ढाल लेंगे, उतना बेहतर होगा। लेकिन अगर जब स्कूल खुलते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह जब खुलते हैं, जैसे अभी मेरे ख्याल से जून के महीने में एग्ज़ाम्स का कहा जा रहा है, मेरा 27 या 24 इसी तरह से कोई एक डेट है, मुझे एक्यूरेट याद नहीं आ रही है, तो 23 आई थिंक 23 जून, तो उसमें जो है जब कहा जा रहा है कि इम्तहानात होंगे, तो मुझे आप बताएंगे क्या लगता है कि आपको बच्चे जब यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज में जब भी जाते हैं
तो वो उस तरह से तवज्जो दे के पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनको एक ऑनलाइन की आदत हो गई है। आपको लगता है वो उस तरह से पढ़ पाएंगे, उस तरह से तवज्जो दे पाएंगे? देखिए, मैंने जो आपको कहा अभी थोड़ी देर पहले, वो ये कि हमें अडॉप्ट करना होगा ये ब्लेंडेड लर्निंग का मॉडल। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब ऑनलाइन सिर्फ नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, थोड़ा सा ऑनलाइन, थोड़ा सा ऑन ग्राउंड। सो आपको ऑनलाइन में गेमिफिकेशन लानी होगी, ऑन ग्राउंड में सोशल डिस्टेंसिंग लानी होगी, और ये अडॉप्ट करना होगा स्कूलों को। अब जैसे ये इम्तहान का कह रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं इम्तहान मत लें ये वो। देखिए, जब छुट्टियां थी तो बच्चों के पास और भी ज़्यादा टाइम था, और पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ था कि वो उनको मेक श्योर करें कि वो पढ़ाई कर लें। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं भी की है तो अभी भी कोई हर्ज नहीं है, अभी भी टाइम है, और दे शुड वर्क हार्ड। थोड़ा सा वहाँ से सॉफ्ट हो जाएं एग्जामिनेशन वाले, थोड़ा सी ये एग्जामिनेशन जो है ये एक्चुअल में क्या असेस करता है, और एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। आपको लगता है उस तरह से हो पाएगा कि जो टीचर सर पे खड़े होकर एग्जाम दिलवाता है, मतलब हमने जिस तरह से एग्जाम्स दिए? हाँ, क्योंकि हम अपने उस टनल व्यू से देख रहे हैं ना कि हमने इस तरह से दिया था, तो अब ये बताएंगे हमने जो दे दिए थे इम्तिहान, रट्टा लगा के दे दिए थे, तो उससे क्या हासिल हुआ, उससे क्या हासिल हुआ, और आज हमें कितनी उसका फ़ायदा हुआ। भाई, आपकी जो लर्निंग है उसका सबसे असल मेयार तो आपको ये देखना है कि वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कितना काम आती है। सो आपको क्या क्या याद है उसमें से, अभी कौन कौन से आपको ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के कौन कौन से फार्मूले आप यूज़ करती हैं लाइफ में। सो ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम जो है उस पर दारोमदार है आपकी सक्सेस का। बेसिकली यू लर्न बाय डूइंग। और ये जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा डिफरेंट है। उसमें आपको असेस जो है वो 1-3 घंटे के इम्तहान में पूरे साल की मेहनत पे नहीं किया जाता। उसमें पूरे साल में आपने क्या क्या सीखा है, किस तरह पार्टिसिपेशन की है, किस तरह आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, किस तरह आपने ग्रुप असाइनमेंट्स किए हैं, कितनी आपकी जो है वो MCQs असेसमेंट्स कितनी हैं, कितने थ्योरी वो है। तो इस सारी चीज़ों को कंबाइन करके पूरे साल का असेस करता है। सो ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन के आउटकम्स इस वक्त दुनिया में दे आर एज गुड एज ऑन ग्राउंड। और ये जो 3 घंटे का इम्तहान है, इसकी इन्विजिलेशन है और उसको चेक करें और बच्चे चीटिंग करें, इससे हमारा मुल्क कहीं भी नहीं जाना। इसको हमें बदलना ही पड़ेगा, और ये बेहतरीन मौका है कि इसको हम बेहतरी की तरफ ले जाएं। ठीक है, सेकंड क्लास का स्टूडेंट है, मतलब आपको लगता है कि वो ऑनलाइन अगर वो क्लास लेता है तो वही उसका मुस्तकबिल है, उससे उसको जो है तरक्की मिल सकती है ऑनलाइन क्लास लेने से? देखिए, आप उस तरह की ऑनलाइन की बात कर रही हैं जिस तरह आजकल होता है? जी हाँ, मैं उसी की ऑनलाइन बात कर रही हूँ। जिस तरह से बेड पे लेट के स्टूडेंट्स जो हैं क्लास अटेंड कर रहे हैं, या फिर अपने वो म्यूट कर देते हैं वीडियो, और उससे जिस तरह से ऑडियो आ रही होती है, वही सब सारी क्लासेस चल रही हैं। तो यही मतलब अगर आप इस तरह की ऑनलाइन की बात कर रही हैं तो नहीं, सिंपल इसका आंसर है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, ये ऑनलाइन एजुकेशन का स्टार्ट है। ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर आपका जो लेक्चर है वो आपके पास अवेलेबल है, उसके अंदर वो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनका डेटाबेस है, उसके अंदर जो है वो गेम्स हैं जिससे आप अपनी लर्निंग को प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, उसके अंदर लैब्स हैं, उसके अंदर वो वाले मशीनें हैं जो सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के लिए यूज़ होती हैं। सो अभी तक वो चीज़ें पाकिस्तान में आई नहीं है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। क्योंकि देखिए ना, आज थोड़ी देर पहले अभी को मुझे बता रहा था कि बच्चे का 2 बजे सुबह 8 बजे जो है स्कूल स्टार्ट होती है, फिर बिजली चले जाती है। अब 2-3 घंटे बिजली चली गई तो उसकी क्लास मिस हो गई, फिर उसके बाद जब वो क्लास में जाता है क्लास आगे निकल गई, और फिर उसका जो बिजली गई तो लैपटॉप बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ों के इशू होता है, मतलब इस तरह के मामला होते रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास तो मसले हैं ये, लेकिन ये मसले दुनिया में नहीं है, वो लोग इससे आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने इनके सोल्यूशन निकाल लिए। हम कितना जल्दी इनको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हमने नहीं निकाला ना अभी तक इस तरह का कोई हल। हाँ, लेकिन हल मौजूद है। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लैपटॉप के ऊपर बैठे जिसको सॉकेट और इंटरनेट की ज़रूरत हो। भाई बिजली जाती है, आपका फ़ोन तो बंद नहीं होता ना। और अगर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, डाटा अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए एक लर्निंग पैड्स आते हैं जिनका काम ही सिर्फ ये होता है कि स्कूल से कनेक्टिविटी है और स्कूल का काम होता है। तो उसका जो जब बिजली होती है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देता है सारी चीज़ें। जब बच्चा उसके ऊपर लेता, उसका काम और कोई ऐप्स नहीं है, उसका काम सिर्फ आपके स्कूल के साथ कनेक्ट होकर पढ़ाना है। सो अगर वो वाले हम पैड्स लेते हैं, उनकी कीमत भी 5000 रुपये,
यहाँ पे एक एक पेरेंट जो है 15-15 हज़ार रुपये प्राइवेट स्कूल की फ़ीस देता है, तो वो एक 5,000 रुपये का तो प्राइवेट स्कूल्स भी करके दे सकते हैं अपने बच्चों को। सो हर मसले का हल है, और फ्यूचर आपको समझना ये होगा कि फ्यूचर जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग का है। इसमें ना ब्रिक एंड मोटर की ज़रूरत है, ना इसमें आपको ट्रांसपोर्ट और उसकी ज़रूरत है कि बच्चों को सुबह लेके जाओ वापस लेकर आओ, ना इसमें जो है आपको इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। यस, थोड़े बहुत नुकसानात भी हैं कि बच्चों की जो सोशल स्किल्स हैं वो नहीं रहेंगी, जो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, जो स्पोर्ट्स हैं वो नहीं रहेंगे, तो वो आपको बैलेंस ब्लेंडेड लर्निंग में करना है, वो चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करनी होंगी और वो हो जाएगा। इस वक्त बच्चे जो हैं पूरी दुनिया में जो ऑप्ट करते हैं ऑनलाइन को, तो घर बैठ के पढ़ रहे हैं, उनका कोई मसला नहीं आ रहा, वो ठीक पढ़ रहे हैं, वो अडॉप्ट भी कर गए, तो हम भी कर जाएंगे। और हमेशा तो ऐसे नहीं चलना, थोड़े दिनों में स्कूल खुल भी जाएंगे, हफ्ते में 2 दिन स्कूल होगा, बस वो सोशल डिस्टेंसिंग हमने करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट को आपने कोई अपनी तालीम के हवाले से कोई प्लानिंग का बताई है, आप लोगों ने उनसे कोई मशवरा किया, कोई मुलाकात हुई है कि इस तरह से जो है हम बैठ के कुछ इसमें तब्दीली कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन ही क्लासेस ही रहेंगी हमेशा, यही ज़िंदगी स्टूडेंट की होगी, वो आप उसने ऑनलाइन उठ के क्लास अटेंड करनी है फिर सो जाना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से गवर्नमेंट को मैं शाबाश दूंगा, ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट बल्कि फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि जो कोरोना का हाल नज़र आ रहा था इस रीजन में, हिंदुस्तान में, तो ऐसा लगता था कि हम बहुत बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया हुकूमत ने, और ये रेशो जो पॉजिटिविटी रेट जहाँ लाहौर में 28% तक चला गया था, वो कम होते होते अब जो है वो 4-5% पे आ गया है। मुल्क का रेशो भी जो है वो 14 से कम होके 4% पे आ गया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये तो साइकिल ब्रेक कर दिया स्पाइक का। अब इसके बाद जो असल चीज़ है, जिस तरह दूसरे मुल्कों ने अपने आप को निकाल लिया कोविड से, उन्होंने ये किया कि वैक्सीनेट कर दिया अपने लोगों को। जिसने मेजॉरिटी को वैक्सीनेट कर दिया उसने अपना कारोबार भी खोल लिया, उसने अपनी स्कूलें भी खोल ली, उसने सब बैक टू नॉर्मल हो गया। जैसे बरतानिया है 70% को कर लिया, अमेरिका ने 40% को कर लिया, इजराइल ने पता नहीं कितने 100% को कर लिया। सो हमें भी वैक्सीनेट ही करना पड़ेगा। जितना जल्दी हम वैक्सीनेशन कर लेंगे उतना जल्दी हम अपनी इकानमी को खोल देंगे। लॉकडाउन के बावजूद भी हम वो इदारे को खोलने की इजाज़त दे सकते हैं जिन्होंने अपने स्टाफ को, अपने मेंबर्स को वैक्सीनेशन करा ली। अपनी उन यूनिवर्सिटीज़ को खोलने की इजाज़त दे सकते हैं जिन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट करा लिया, तमाम टीचर्स को वैक्सीनेट करा दिया। तो हुकूमत को चाहिए कि वैक्सीनेशन लाइसेंसेस इशू करें कंपनीज़ को, ताकि वो अपने स्टाफ को वैक्सीनेट करा के अपना कारोबार चला लें और लॉकडाउन में भी चलता रहे उनका। और वैक्सीनेशन पासपोर्ट इशू करें लोगों को, ताकि जिनको वैक्सीनेशन लगी वो लॉकडाउन में निकल भी सकें। और यही इनकरेज करेगा बाकी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए और वैक्सीनेशन करवाने, क्योंकि अभी फजूल बातें बहुत आ रही हैं, कोई मकनातीस लगाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या। फ्राइडे को इसी के ऊपर प्रोग्राम उस पर भी एक्शन हुकूमत को लेना चाहिए जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, दोबारा मैं एम कमिंग बैक टू एजुकेशन, जो आपने मुझे सवाल किया। सो बेसिकली मैं आपको बताऊं, हुकूमत ने अभी तक सो फार इसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया। स्कूल बंद करने का किसी को शौक नहीं था, कोई दिल से अपने बच्चों को घर में नहीं बैठा सकता। घर में बिठाना बच्चे को और भी ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन वो ज़रूरी था क्योंकि बच्चे इस डिजीज़ को ट्रांसमिट कर रहे हैं और इसकी जो म्यूटेशंस हैं अब वो बच्चों में भी आ रही है। सो वो तो जान बचाने के लिए ज़रूरी था। अब जो ज़रूरत है वो ये वैक्सीनेशन कराएं और स्कूलों में दोबारा भेजें। ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि ख़ुद अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। बच्चे फिर भी सेफ़ हैं, छोटे बच्चे स्कूल जा सकते हैं, जब उनकी उम्र आ जाएगी, उनकी वैक्सीनेशन आ जाएगी, उनको भी लगाएं और स्कूल उनको भेजें। यही एक हल है। ठीक है, अब तक 70 लाख शहरी वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन कुछ शहरी अभी भी मुतमईन नहीं है। जैसे अभी आपने जिक्र किया मैग्नेट के हवाले से, मतलब इस तरह की सोशल मीडिया पे काफ़ी फजूल किस्म की वीडियोस जो है वायरल की जा रही, मतलब आवाम में डर खौफ पैदा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है मतलब हमने कल हमने फ्राइडे को हमने अपना प्रोग्राम किया था इस हवाले से, मतलब लोगों की जो कन्फ्यूजन्स है वो हम उनके माइंड क्लियर कर दें, लेकिन फिर भी अभी तक जो है लोग मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि दो सामने मर जाएंगे, या फिर मैग्नेट के हवाले जैसे भी आप
आपने जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को इस तरह से कोई आगाही प्रोग्राम करने चाहिए ताकि लोग जो हैं, जो इनके दिल में डर और खौफ पैदा हुआ है, उनको क्लियर किया जाए, या फिर इसी तरह से चलता रहेगा? देखिए, जो लोग बकवास कर रहे हैं सोशल मीडिया पे सस्ती शोहरत के लिए, इसके ऊपर एक्शन लेना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं तो समझता हूँ जिस आदमी ने ये मकनतीस लगाया उसके ऊपर FIR काटनी चाहिए और उसको प्रूफ करवाना चाहिए कि प्रूफ कराएं, प्रूफ करें कि ये किस तरह किया और इस तरह की ये गलत मैसेज क्यों फैला रहा है दुनिया के, अब मुल्क के अंदर। जिस आदमी ने ये कहा कि जी 2 साल में हो जाएगा, उसके ऊपर FIR काटे और उसको बोले प्रूफ करे कि किस तरह ये 2 साल में। गलत बातें हैं ये सारी। इन बातों की जब आप, ये हेडलाइंस हैं, इस पे लोग वीडियो देखते हैं, उनको ज़्यादा जो है व्यूअरशिप मिलती है, तो उनका फेसबुक पेज ऊपर जाता है या उनका यूट्यूब का पेज ऊपर जाता है। ये अपनी इस थोड़े बहुत मुनाफे के लिए लोगों के साथ ज़्यादती जुल्म कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देके। हमें हुकूमत को, हुकूमत सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को इन लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और उनको मोहलत दें, उनको बोलें प्रूफ करें, कोर्ट के अंदर प्रूफ करें, नहीं कर सकते तो सज़ा दें उनको। इस तरह गलत न्यूज़ जो है ना फैलाई जाए। बिल्कुल, लेकिन हुकूमत के भी नुमाइंदों को चाहिए कि मतलब फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन ले, या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको चाहिए फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लें, ताकि इस तरह की जो ये वीडियोस वायरल हो रही हैं ये रुक जाएं आवाम के दिल में। देखें, आपके प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं और लोगों से मैं बात करूंगा ज़रूर इनके ऊपर, इंडिविजुअल भी, मुझे भी ज़रूरी है कि मैं जाके FIR काटूँ इन लोगों पर जो गलत बातें करते हैं, तो करेंगे। इसी तरह इसका हल है। देखिए, वही मुल्क आगे निकल गया है इस मसले से जिसने वैक्सीनेशन करा ली है। आज अमेरिका में तमाम अम्यूज़मेंट पार्क्स खुले, तमाम शॉपिंग सेंटर्स खुले, तमाम रेस्टोरेंट जो हैं उनकी बुकिंग कोविड से पहले से भी ज़्यादा हो गई है। सो उसकी वजह यह है कि उन्होंने वैक्सीनेशन करा ली ना। लंदन पूरा दोबारा खुल गया, बंद रहना पड़ा उनको, नुकसान हुआ, सबको तनख्वाहें हुकूमत ने अपनी जेब से दी, सब कुछ किया। वो तो अमीर तरीन मुल्क हैं, वो मैनेज कर सकते थे। हम तो इतने अमीर नहीं है कि मैनेज कर सकते। तो हमें तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्द से जल्द, और वैक्सीनेशन कराने की मैं आपको बात बताऊँ। देखिए, वैक्सीनेशन जो है ये हर बच्चे को वैसे ही 4-5 तो लगती है, और फिर हर मवेशी को वैक्सीनेशन लगती है एवरी फ्यू मंथ्स। हर परिंदे को जो ये जो फार्मिंग पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उनको भी लगती है। वायरस जो है, वायरस का बताया जा रहा है, तो उनकी भी वैक्सीन वगैरह तो वैक्सीन्स बनाना जो है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरसा दराज से बहुत सारे मुल्क अपनी वैक्सीन्स खुद तैयार करते हैं, बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं बनाता, और अब जो वक्त आ गया उसमें हमें वैक्सीन जो है वो बनाना है। तो हमें कोई ऐसे इंसेंटिव्स देने होंगे ताकि एक कंपनी तो वैक्सीन बना रही है पाकिस्तान में, 10 और कंपनियां वैक्सीन्स बनाएं और उनको टैक्स इंसेंटिव दें, उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दें, ताकि हम वैक्सीन के अंदर ना सिर्फ अपने लिए पूरी करें बल्कि एक्सपोर्ट भी करें, और ये ज़रूरी है हमारे लिए। आपको क्या लगता है, अगर जो है आवाम इसी तरह से मतलब SOPs को नहीं फॉलो करेगी, तो कितना अर्सा हम इसी तरह से लॉकडाउन और ऑनलाइन की तरफ हम रहेंगे? हमेशा रहेगा, हमेशा। क्योंकि देखिए ना, कोविड तो है, वो तो कहीं नहीं जा रहा, और कोविड के अब जो वेरिएंट हैं वो भी अब वो वाले नहीं रहे जो पहले थे कि 1 से 2 को लगता है, अब तो 1 से 12 को लगता है। सो कोविड तो रहेगा, हमें अपने आप को खुद मैनेज करना होगा SOP से, और इसका सबसे बेहतरीन हथियार जो है वो मास्क है। अगर आपके पास वैक्सीन नहीं लगा हुआ, आप मास्क पहने और पब्लिक में जाएं, आप बचे हुए। लेकिन वैक्सीनेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। हमें अपनी वैक्सीन बनानी होगी, 10 और कंपनी से बनवानी होगी, और वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज को इंसेंटिव देने होंगे। आइंदा भी जो वायरोम्स आते रहेंगे एक के बाद दूसरी, जो म्यूटेशंस आती रहेंगी एक के बाद दूसरी, उनसे लड़ने के लिए भी हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हम इसको मैनेज कर सकें। ठीक है, आपको क्या लगता है 23 जून को एग्ज़ाम्स होंगे या फिर आगे हो सकते हैं, मुलतवी हो सकते हैं? ये मेरे पर्सनल ओपिनियन आप लें तो मैं नहीं समझता इन एग्ज़ाम की कोई इंपॉर्टेंस है। अच्छा। बच्चों ने पढ़ा नहीं है, टीचर्स ने पढ़ाया नहीं है, एग्ज़ाम लिखे आप क्या कर लेंगे? और ये 3 घंटे का एग्ज़ाम जो है क्या प्रूफ कर लेगा? सो बेसिकली एक बच्चे को अगर असल तालीम और तरबियत की अगर आप बात करें तो उसमें पूरा साल की जो है मेहनत लगती है, और उसको पूरे साल को असेस करना होता है, 3 घंटे में असेस नहीं होता। बाकी ज़रूर इन्होंने कुछ सोच समझ के फ़ैसला किया होगा, इनकी मर्ज़ी है, एग्ज़ाम लेते हैं लें। ठीक है, हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो तमाम लोगों को ये मैसेज दूंगा कि अल्लाह ने बहुत करम किया अभी तक कि हम पहली वेव में भी हम निकल गए, दूसरी वेव में भी निकल गए, आगे भी हम निकल ही जाएंगे इंशाल्लाह। बस अल्लाह को राज़ी रखें,
अल्लाह को राज़ी रखेंगे, अपने आसपास लोगों को देखेंगे कोई परेशानी में मुश्किल में, उसका ख्याल रखें। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए। एक तो ये है ना कि आप सदक़ात खैरात करते हैं, लोगों को अनाज देते हैं, मैं कहता हूँ वैसे भी लोगों के ऊपर ज़्यादा रहम करें। जो लोग घर में डिलीवरी कर रहे हैं उनको ज़्यादा टिप दे दें। जो लोग जो है आपको जहाँ उनका 5 रुपये किराया बनता है उसको 6 रुपये दे दें, फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त ये वक्त ऐसा है कि सब एक दूसरे का हाथ थामें, एक दूसरे को कंधा दें और इस मुल्क को निकालें और अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह ही एट द एंड ऑफ द डे हमें बचाने वाला है। ठीक है। अच्छा, आप अपने यूनिवर्सिटी में आपने छोटे बच्चों के लिए एक वहाँ पे रहने का भी इंतज़ाम किया हुआ है, बच्चों को आप वहाँ पे मुफ्त तालीम भी दिलवाते हैं, तो उसके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। नहीं, वो तो मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने अडॉप्ट किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इज़ डूइंग वेल। और मुझे बैतुल माल की वजह से ज़िम्मेदारी भी है, पूरे सिंध में जितने यतीम बच्चे हैं उनका ख्याल रखना होता है। तो कोई अबाउट 1000 के करीब ऑर्फन्स हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑर्फनेज है, उसको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हम लोग चलाते हैं। बैतुल माल आजकल उनकी किफ़ालत कर रहे हैं और प्लस ये तो वो है जहाँ दिल जाता है वहाँ कदम जाते हैं। तो मैं शुरू से ही ये कर रहा था जब से होश संभाला है, तो अल्लाह ने यही जिम्मेदारी दी। अल्लाह करे इस पर पूरी तरह कामयाब हो जाऊँ, पूरी तरह इसका हक अदा करूँ। हमने एक दफ़ा विज़िट किया था आपके वहाँ पे, हम आए थे, उन छोटे बच्चों से भी हम मिले, मतलब वो बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पे, हम उनके साथ हमने टाइम गुजारा। अब आप भी वहीं पे थे, फिर हमने हुनैद साहब के साथ हमने वहाँ पे लंच किया, बहुत मज़ा आया था बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम करें। अच्छे बचपन से आपको शौक़ था या फिर आपको जब ये जिम्मेदारी मिली तो तब आपको एहसास हुआ कि नहीं अब मैंने इन्हीं के साथ ही टाइम गुजारने और इन्हीं के लिए? भाई देखिए, मुझे इसमें जो है अल्लाह के कुछ नेक बंदों ने इसके ऊपर डाला। डॉक्टर फ़रहत हाशमी मेरी वालदा की बड़ी क्लोज़ थी, उन्होंने एक बच्ची जो है उसकी ज़िम्मेदारी दे दी। फिर उसके बाद सैलानी वेलफेयर ने जो है मुझे कोई 40-50 बच्चों की ज़िम्मेदारी दे दी, और डॉक्टर बशीर फ़ारूकी साहब ने। तो बस अच्छे लोगों की दोस्ती, अच्छे लोगों की सोबत ने रास्ता निकाल दिया और अल्लाह का कबूल करे और कामयाब करे। मैं समझता हूँ इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है अल्लाह को राज़ी करने का। सारे बंद दरवाजे आपके खुलते चले जाते हैं और कोई आपकी, जब अल्लाह पैदा करता है तो उसका रिस्क अल्लाह ही देता है, चाहे वो पत्थर के अंदर कीड़ा ही क्यों ना हो, उसको भी अल्लाह रिस्क देता है। तो आप ये ना समझें कि आपकी तरफ से आप कुछ कर रहे हैं या आपकी जेब पे कोई फ़र्क आ रहा है। ये तो आपके अंदर बिलीफ का मामला है। और बल्कि आप अगर खाना खिलाते हैं किसी को तो उसकी किस्मत का रिस्क भी जो है वो आपकी किस्मत में ऐड हो जाता है। उधर जो है उधर कमी नहीं है, उसके ख़जाने जो हैं वो बहुत अजीम है, बहुत वसी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ये बात। अच्छा, वहाँ पे तालीम के हवाले से भी हम बात करते हैं, क्योंकि जब हमने वहाँ पे छोटे बच्चों से पूछा तो उन्होंने बहुत, मतलब वो खुश थे और आपका नाम लेके कि हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और उनको बकायदा मैंने सुना था आप खुद जाके उनसे सवालात करते हैं तो वो उनको जवाब देते हैं। मतलब छोटे छोटे से बच्चे थे, हम वहाँ पे कहते हैं हमें बहुत मज़ा आया था। हमने तकरीबन दोपहर से शाम तक के 5-6 बजे तक हमने टाइम गुजारा था, तो बहुत अच्छा लगा था। तो अब मतलब ऐसे जो लोग हैं, मैं मतलब हुनैद तकानी साहब की बहुत बड़ी मिसाल है। मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी कोशिश करें, आपके इर्द गिर्द अगर इस तरह की कोई बच्चे हैं तो आप लोग छोटे छोटे से, आपने डिफेंस में देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई थी, 2 बहन भाई हैं, उन्होंने छोटे से मतलब अपना सेटअप स्टार्ट किया ब्रिज के नीचे, तो वो भी बच्चों को इस तरह से बुला के तालीम देती है, तो खैर बहुत ही अच्छी बात है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन? इस वक्त शहर की सड़कों के ऊपर 60,000 बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं और सड़कों पे सोते हैं और उनके साथ हर किस्म की ज़्यादती और जुल्म होता है। कचरे से उठा के वो खाते हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, स्कूल जाने के लिए किताबें और बस्ते नहीं हैं उनके पास। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम सब शहरियों की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह हमसे नाराज़ होगा जब अल्लाह हमसे पूछेगा कि अल्लाह ने हमको दिया, क्या हमने इनका ख्याल किया, नहीं किया, तो हम क्या जवाब देंगे? देखिए, कब्र में आपके कफन की कोई जेब नहीं है, कब्र में जाके आपने इसी अपने आसपास के माहौल का जवाब देना है। और ये जो 60,000 बच्चे हैं, इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो सितम हो रहा है, ये जब बड़े होंगे तो यही जुल्म सितम वापस हम पर आएगा। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया पे हम पे इसका असर नहीं आएगा। तो हमें आज इन बच्चों को थामना होगा, इनका हाथ संभालना होगा, इनको पढ़ाना होगा, इनको अच्छा लिबास देना होगा, इनको अच्छी खुराक देनी होगी, ताकि आइंदा ये लोग भी अच्छी चीज़ सोसाइटी को वापस कर सकें, वही प्यार और मोहब्बत वापस कर सकें। बिल्कुल, अगर हमने ये नहीं किया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ की सिंध में कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? देखिए, साल का बिगाड़ है, मिनटों में तो ठीक होना नहीं है। मैं समझता हूँ हमारा सबसे बड़ा बिगाड़ तो ये है कि हमने
बच्चे को पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, मुल्क को जो है पढ़ा लिखा मुल्क नहीं बनाया, ईमानदार मुल्क नहीं बनाया, सच्चा मुल्क नहीं बनाया, ये मिलावट से पाक मुल्क नहीं बनाया, रिश्वतखोरी से पाक मुल्क नहीं बनाया। हमें झूठ से जो है निकालना होगा। और दुनिया के जो सारे मुल्क बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जो दुनिया की इस भाग दौड़ में बहुत तेज़ी से जो है तरक्की कर रहे हैं अपने लोगों को, वो लोग इस चीज़ से पाक हैं। वहाँ पे मिलावट पे कंट्रोल है, वहाँ पे पुलिसिंग अच्छी हो रही है, वहाँ पे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, वहाँ पे जो है वो कोई झूठा कोई करप्ट जो है वो लीडर उनका नहीं बन सकता, उसको वो लोग वोट नहीं देते। तो ये हमें ख़ुद अपने गिरबान में झांकना होगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी का हो, अगर नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, टैलेंटेड आदमी है, कॉम्पिटेंट आदमी है, तो उसको वोट दें, उसको बनाएं। पार्टी जो है मैटर नहीं करती मुल्क के मामले में। लेकिन अगर हम कहें कि चलो खाता है तो क्या, खिलाता तो है, खाता है तो क्या, लगाता तो है, इसको वोट दे दें, तो फिर इसी तरह चलता रहेगा। इवेंचुअली हम ही लोगों को नुकसान होगा, इनको नहीं होगा, क्योंकि ये लोग तो अपने पैलेसेस, अपने महलात जो है पाकिस्तान से बाहर बना चुके हैं और इनके बच्चे भी वहीं रहेंगे। हमें ये लोग सीरिया की तरह और अफगानिस्तान की तरह छोड़ के चले जाएंगे। मतलब आप तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि चंद दिनों में मसाइल का हल नहीं होता, जनरेशन्स लग जाती हैं आपको मुल्क बनाने के लिए। और अभी तो ये 2 साल लगे हैं। 2 साल में आप देखें नैब ने 3 गुना ज़्यादा रिकवर कर लिया पहले से। पहले 10 सालों में इतना रिकवर नहीं किया जितना इन 2 सालों में किया है। करप्शन से ही तो निकालना है इस मुल्क को, ताकि मेरिट पे मुल्क चले, ताकि कॉम्पिटेंट आदमी आगे बढ़े। करप्ट करने वाले जो है उनको सज़ा हो, उनको पता हो कि करप्शन के अंदर हमें बदनामी होगी, हमारा जो है वो फैमिली ख़राब होगी। और बाइकआउट करें, सोशल बाइकआउट करें करप्ट आदमी का, गुनाहगार आदमी का। आपको पता है ये झूठा है, बेशक पॉलिटिशियन है, उसको हाथ ना मिलाएं, उसको वोट न दें, उससे मेल मिलाप ख़त्म कर दें। जब आप सोशल बाइकआउट करेंगे, यही इस्लाम का भी तरीका है, सोशल बाइकआउट करेंगे तो खुद ही सारे मसाइल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है यही हाल है? क्योंकि अगर हम किसी जैसे आपने जिक्र किया, आप हाथ ना मिलाएं, सियासतदान को इग्नोर करें, तो वहाँ पे वो समझते कि तुमने मेरी इंसल्ट की है, तो फिर वहाँ से भी जवाब ऐसा आ नहीं, 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 उसकी सियासत ख़त्म होगी ना। जब उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, जब उसको उसका एक हाई जो फिरौनियत है वो इसी उसमें है ना कि हर बार जीत के आ जाता है। और जीतता क्यों है? क्योंकि हम गरीब लोग जो हैं वो कहते हैं बस यही बड़ा आदमी है, यही हमारे मसाइल हल। नहीं, मसाइल हल अल्लाह करता है। अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ बनाएं और इन लोगों से अपनी जान छुड़ाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुनायत लखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो। जैसे हमने बात की तालीम के शोबे के हवाले से और कोरोना वायरस की भी, क्योंकि बढ़ता हुआ जो है कोरोना वायरस तीसरी वेव इसकी आ चुकी है और इस बार बहुत ही ख़तरनाक आई है। तो आप लोग खुदारा एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें। गवर्नमेंट ने जिस तरह से बताया है उसे वो SOPs फॉलो करें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान अदा से खुद इजाज़त। मुझे और मेरी पूरी टीम को, जो हमारे मेहमान आते हैं, उनको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।